नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक रिकवरी आ रही है। 22,540 के आसपास जाकर निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक हालांकि 100 अंक नीचे है और एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो भी मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इंडिया विक्स 6% ऊपर है, 22.25 का स्तर है। हमने 22 के ऊपर के भी आज इंडिया विक्स में स्तर देखे, लेकिन आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा है मेटल स्टॉक से। मेटल इंडेक्स करीब करीब 3.5% ऊपर है। और अगर आप शेयरों को देखेंगे मेटल माइनिंग में तो हिंडाल्को, कोल इंडिया, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तमाम शेयर निफ्टी के टॉप गेनर से। और अगर आप एफएनओ के स्टॉक्स को देखेंगे तो उसमें आपको जिंदल स्टील, वेदांता, ये सारे के सारे शेयर आपको एफएनओ में आज ऊपर कारोबार करते दिखाई देंगे। हिंद जिंक का शेयर भी 14% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो मेटल से आज सपोर्ट है। थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों से बाजार पर थोड़ा प्रेशर है। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक से दबाव बन रहा है और टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर भी थोड़ी कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। अगला 1 घंटा अब कैसा बीतेगा? क्या ये जो पुलबैक है, ये जो रिकवरी है, क्या और बढ़ेगी? क्या 22,600 की तरफ निफ्टी जाएगा या फिर इसी स्तर के आसपास बाजार घूमता रहेगा? इसका जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। आपको हम एफएनओ के आंकड़े भी बताएंगे, लेकिन चलिए ये जान लेते हैं कि अगले 1 घंटे में हम क्या खास करने वाले हैं। तो 2:35 पर हम थोड़ी देर में लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड, यानी कि अपने एक्सपर्ट से जानेंगे वो शेयर जो आपको अभी के अभी ट्रेड करने हैं। और ये बस थोड़ी देर में आने वाला है। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर ऑप्शंस का एक बेहतरीन धमाकेदार ट्रेड आपको बताएंगे। मार्केट एट 3 लेकर आएंगे 3 बजे, यानी कि बाजार खुलने के बाद शेयरों में कहां पर एक्शन हुआ है, नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर, जो भी एलिमेंट्स हो वो आपके हम सामने रखेंगे। खबर घर में 3:05 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड होगा 3:15 पर। और तमाम इवेंट्स एक जगह 3:20 पर आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन चलिए अब देख लेते हैं कि बाजार में इस वक्त मेजर हाइलाइट्स क्या है। 5 बड़ी बातों से हम शुरुआत कर लेते हैं इस शो की। तो निफ्टी में हम देख रहे हैं कि लगातार चौथा दिन है मजबूती का। 22,540 के आसपास कारोबार कर रहा है। हल्की सी तेजी हालांकि अभी हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक है 48,100 के करीब। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये कमजोर हैं, इसके चलते हम इंडेक्स पर प्रेशर देख भी रहे हैं। हालांकि सरकारी जो बैंक है वहां पर जरूर तेजी हो रही है। मेटल इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। हिंद जिंक 14% भागा है। इसके अलावा वेदांता आप देखिए, बाकी हिंडाल्को हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये तमाम शेयर आज शानदार तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। सरकारी बैंक जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि वहां पर तेजी है। एनर्जी वाले जो शेयर हैं, एनर्जी के साथ साथ जो पावर वाले शेयर हैं वहां पर रफ्तार बन रही है। रेलवे शेयरों में ऑर्डर जिनको मिला है, राइट्स को, आरवीएनएल को, ये तमाम शेयर चल रहे हैं और जबरदस्त रफ्तार हमें देखने को मिल रही है रेलवे शेयरों में। हालांकि एफएमसीजी, रियल एस्टेट और सिलेक्टिव आईटी, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो बाजार का सेटअप कैसा है? वायदा बाजार के आंकड़े संकेत क्या दे रहे हैं? डिब्बी से जरा समझ लेते हैं। फटाफट डिब्बी बताइए। 22,550 के आसपास का निफ्टी, रिकवरी ठीक ठाक है। आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? न केवल रिकवरी ठीक ठाक है, बल्कि आप देखिए 6% विक्स बढ़ने के बावजूद भी बाजार आपको हरे निशान में दिख रहा है। ये दूसरा पॉइंट है जो आज नोटिस किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, जो हमेशा की तरह जो प्रॉब्लम है वो आज फिर से बैंक निफ्टी के अंदर दिख रही है कि आप प्राइवेट बैंक और निजी बैंकों में सरकारी बैंकों में फ़र्क है। आज ज़्यादातर सरकारी बैंक आपको ऊपर दिखेंगे, लेकिन जैसे निजी बैंकों का खेमा चेक करेंगे, राइट फ्रॉम एचडीएफसी, वो ज़्यादातर बैंक्स आपको नीचे दिखेंगे। अगर मैं आपसे नाम बताऊं आपको तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सब लाल निशान में है। इंडसइंड भी लाल निशान में है। लेकिन जैसे सरकारी बैंकों का खेमा खोलोगे तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सब के सब आपको हरे निशान में दिखेंगे। तो ये डाइवर्जेंस जो है वो क्लियरली आपको देखने को वापस से मिल रहा है। चौथी बात और क्या है नोटिस करने वाली? चौथी बात यह है कि वैसे कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बाजार के अंदर नहीं है। आज के वोटिंग परसेंटेज को भी मार्केट ने फ्रूटफुल लिया है। आपने सुबह देश के प्रधानमंत्री की बात भी सुनवाई कि हम भी वो ये कह रहे हैं कि बाजार नए रिकॉर्ड्स तरफ पहुंचेगा। बट मेरे को आज मार्केट का जो रिएक्शन है बहुत ही मैच्योर्ड दिखा कि आप हर छोटी मोटी बात पे रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है मार्केट के अंदर। एक और चीज़ है, अगर ये सब कुछ ठीक रहा, 2 चरणों की वोटिंग अभी और भी होनी है,
1 तारीख तक मोटा मोटी आपको पता लग जाएगा। तो ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन है, इसमें भी 2-4 दिन आप छुट्टी के लगा लीजिए, तो 7-8 ट्रेडिंग सेशंस हैं। तो इस 7-8 ट्रेडिंग सेशन में अगर बाजार कोई बहुत बड़ा झटका नहीं देता है तो ये बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे है। और अगर बाजार के अंदर कोई भी अच्छी खबर चुनावों से जुड़ी हुई आ गई जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो ट्रस्ट मी, तो हो सकता है बाजार 4 तारीख के रिजल्ट की वेट ना करे, 3 तारीख को ही 23,000 का लेवल दिखा दे, क्योंकि एग्जिट पोल का फर्स्ट रिएक्शन जब आप दोगे तो 3 तारीख को दोगे। दूसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर लीडरशिप की वैसे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर बढ़ नहीं रहे तो टूट भी नहीं रहे, अर्निंग्स हम खत्म कर चुके हैं, मोटा मोटी मॉनसून वाला पॉइंट हम लेके आ चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वेटेज है वो रिजल्ट्स का ही है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं या उसको लेकर अभी एग्जिट पोल्स वगैरह क्या कह रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहें, अपनी पोजीशंस को थोड़ा चेक करें, ज़्यादा भरने और ज़्यादा बेचने में बिलीव ना करें, जो है उसी को ही संभाल के रखें अच्छे से और उसी के अंदर थोड़ा मैनेज करें भी। ये 10 दिन अगर आप 15 दिन भी ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा, पूरा साल होगा आपके पास ट्रेड करने के लिए। इसलिए हेस्टी डिसीजन से बचें, बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं तो उसको थोड़ा कम कर लीजिए, हैंडल कर लीजिए। इवेंट सबके लिए बड़ा है, ये मंदड़ियों के लिए बड़ा है तो तेजड़ियों के लिए भी बड़ा है, तो इसलिए दोनों तरफ के लोगों के लिए इवेंट बहुत बड़ा है। तो इसलिए मार्केट का 20, 22, 25 तक का विक्स ये भर भरा के टूटा तो देखेगा भी नहीं, और ये अगर चला तो फिर ये देखेगा भी नहीं तोड़ते समय। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान, अगले 10-15 दिनों के लिए पोजीशन को चेक एंड बैलेंस करने में ज़्यादा बिलीव करें बजाय भरने और बेचने में। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ धनी पटेल हैं, उनसे करेंगे बातचीत, राजेश पालविया हैं, उनसे करेंगे जरा बातचीत, रुचित जैन होंगे हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, देवर्ष वकील भी होंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत होगी। धनी, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थोड़ी देर में राजेश सर भी जुड़ जाएंगे। इस समय आप जरा बताइए कि आपका रिएक्शन क्या है बाज़ार को लेकर, आप कैसे अपने क्लाइंट्स को या अपने जो भी आपसे फॉलोअर्स हैं आपके, उनको कैसे आप गाइड कर रहे हैं, स्पेशली ऑन इंडेक्स। फिर हम स्टॉक्स में बाद में आते हैं, पहले जरा इंडेक्स का जल्दी जल्दी बता दो आप। जी, यहाँ पे ओवरऑल जो हमारे यहाँ पे न्यू एंट्रेंट्स है, न्यू एंट्रेंट्स को तो अभी हम यही सलाह दे रहे हैं कि जब तक कि पूरा यहाँ पे इलेक्शन इवेंट जो है वो खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो वेट करे। बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मार्केट में पोजीशन बनाए रखे हैं यहाँ पे, उनको लॉन्ग साइड के पोजीशंस अभी फिलहाल के लिए होल्ड करने को बोले हुए हैं। जहाँ तक निफ्टी के लेवल्स स्पेसिफिक की बात है, तो निफ्टी के लेवल्स में हमें देखने को मिल रहा है कि इंट्राडे चार्ट्स पे भी नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे निफ्टी में ओवरऑल प्राइस एक्शन डेटा सजेस्ट कर रहा है कि 22,300 के नीचे अगर हम नहीं फिसलते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इंडेक्स में वो बनी रहेगी। ओवरऑल मोमेंटम प्ले यहाँ पे ज्यादा नहीं बन रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक चर्निंग हमें देखने को मिल रही है। तो इसी हिसाब से निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस जब तक यहाँ पे 22,300 ब्रेक नहीं कर रहा है तो वहां पे होल्ड करने की सलाह बनाई हुई है। ऊपर की तरफ के जो लेवल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 22,700 से 750 का लेवल है, उसे खास करके ध्यान में रखा जाए। उसको ब्रेक करने पे फ्रेश हाइज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बुलिश नजरिया ही बनता है यहाँ पे इंडेक्स में। बैंक निफ्टी जो है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन हम बना के चल रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी दिनों से अगर हम देख रहे हैं तो डेली चार्ट स्ट्रक्चर पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके उसी लेवल्स के पास ट्रेड कर रही है। ऊपर प्राइस एक्शन में हमें ज्यादा एक मोमेंटम है वो मिसिंग होता हुआ दिख रहा है, खास करके 48,300 के लेवल्स यहाँ पे अहम रहेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से क्रॉस करना ऑन द हायर साइड, तो उन्हीं लेवल्स को ध्यान रखें। बट बैंक निफ्टी पे भी यहाँ पे वेट एंड वॉच की सलाह है, बट बेयरिश साइड के सिग्नल्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी भी जो सपोर्ट लाइन है वो काफी स्ट्रांग बनी हुई है। तो निफ्टी में यहाँ पे लॉन्ग रह सकते हैं, बैंक निफ्टी को वेट एंड वॉच कर। निफ्टी बैंक वेट एंड वॉच, निफ्टी 22,700 तक के दायरे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं ध्वनि को। कंडीशंस उसमें अप्लाइड हैं। 22,500 के ऊपर जाकर अगर ये अच्छे से टिक जाता है, क्लोजिंग अगर दे देता है, तो फिर आपको, हालांकि उम्मीद है कि आज क्लोजिंग होगी उसके ऊपर की हुई। लेकिन चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि आपके लिए आज के 1 घंटे का जो समय बचा है, 1 घंटे से थोड़ा सा कम बचा है, इसमें आपको ट्रेड के मौके कहाँ पर बनेंगे, लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स।
हमारे साथ हैं, इसके अलावा रुचि जैन हमारे साथ हैं, राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत रुचित आपसे करेंगे। बताइए आपके ट्रेड्स कौन से हैं, क्या खरीदेंगे आप? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वह दो स्टॉक्स है खरीदारी की रडार में और पीएसयू थीम ही काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो पीएसयू स्पेस में से ही है। सबसे पहले है कोल इंडिया कि जहाँ पे हमने एक अच्छा खासा टाइम वाइज करेक्टिव फेज देखा, लगभग 1 से 1.5 महीने का। स्टॉक प्राइस एकदम साइडवेज रहा लेकिन अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को इंटैक्ट रखा और अब फिर से मोमेंटम रिज्यूम कर रहा है अपने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो कोल इंडिया में यहाँ पे 470 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह है। 520 के अराउंड के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से भी। सो ऑल्दो लास्ट 2 हफ्ते देखेंगे तो ये सारे के सारे पीएसयू बैंक्स मोर एक कंसोलिडेशन फेज में रहे, लेकिन स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल है कि इनकेस कोई पीएसयू बैंक्स में यहाँ पे तेजी आती है, क्योंकि जो लार्ज कैप स्पेस देखेंगे उसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब के चार्ट स्ट्रक्चर्स, पोजिशनल चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है कि यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स लिया जाए रादर देन ब्रेकआउट के बाद में चेस करने से अच्छा है। तो करंट लेवल्स पे 260 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह है, 276 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बीओबी है और कोल इंडिया है, दोनों के दोनों ये वो सेक्टर से स्टॉक जहां पर आज हम मोमेंटम देख रहे हैं। मेटल तो चमक रही है, सरकारी बैंकों के शेयर में भी आज ज़बरदस्त रौनक हमें देखने को मिल रही है। ये 2 शेयर होंगे रुचित की तरफ से। राजेश जी, आप बताइए आपके 3 शेयर कौन से हैं, क्या खरीदेंगे आप? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से और उसमें हमें लगता है अरविंदो फार्मा। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक में जिस तरीके से ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे हमने लास्ट वीक ही देखने को मिला था और फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे आज भी आते हुए दिखी है। स्टॉक में देखें तो डेरिवेटिव डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे देखने को मिले। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट भी आज के सेशन में बनते हुए दिखा है। अरविंदो फार्मा पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 1250 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1195 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है जे कुमार इंफ्रा लिमिटेड, JKIL। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक में पिछले 5-6 दिनों के एक नैरो प्राइस रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट स्टॉक करते हुए दिख रहा है। पिछले दिनों में हमने देखा स्टॉक अपने 50-100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा था और आज ये एक डिसाइसिव मूव यहाँ पे पॉजिटिव साइड में बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम इसका 700 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे JKIL पे बाय करने की सलाह है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 690 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 650 के आसपास। तीसरा स्टॉक ऑलरेडी रुचित ने कवर किया है, कोल इंडिया। सेम स्टॉक पे हमारा व्यू भी बुलिश ही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 502 तक की अपसाइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। कोल इंडिया पे बाय करने की सलाह है 482 के स्टॉप लॉस से। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं कि डे हाई पर ये ट्रेड भी कर रहा है। इसके लिए टारगेट होगा 690 का। अरविंदो फार्मा 1250 का टारगेट और कोल इंडिया ये स्टॉक मैच कर रहा है रुचित के साथ। शेयर एक कम जरूर हो गया, भरोसा हो गया डबल 2 गुना। कोल इंडिया राजेश जी की भी लिस्ट में है 502 रुपए के टारगेट के लिए। बेहतरीन। ध्वनि, आपके शेयर कौन से हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगी? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 2 पिक्स रहेगी। सबसे पहली पिक जो मेरी है वो फार्मा स्पेस में बनती है। सिप्ला का यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी यहाँ पे बुलिश साइड के जो इसके पॉइंट्स है वो दर्शा रहा है। ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो डेलीज पे यहाँ पे RSI के साथ एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और आज की सत्र में स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाइस को भी ब्रेक करा है। तो करंट लेवल से आप सिप्ला के अंदर बाय कीजिए। ऊपर की तरफ का जो टारगेट रहेगा वो 1520 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आपको 1410 का लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो मोमेंटम बाइंग हम करेंगे मेटल स्पेस में। अगर हम देख रहे हैं तो आज एक यहाँ पे बाइंग फैक्टर देखने को मिल रहा है। तो टाटा स्टील का स्टॉक जो है जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो करंट लेवल से आप टाटा स्टील के अंदर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 171 का स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिएगा और टारगेट इसका जो है वो 180 का रहेगा। खैर इस बीच अगर आप मार्केट पे देखेंगे तो करीब 40 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। आज जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ बैंक निफ्टी में है और जैसे हमने सुबह भी आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी जब तक अपने 50 दिन के एवरेज को पार नहीं करता, ये आपको ना केवल
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बल्कि ये निफ्टी को भी जाने से रोकेगा ऊपर। और निफ्टी का भी अपना एक निजी रेजिस्टेंस भी है 550 से 650 वाली रेंज का। अगर आप देखोगे आज 550 से 650 में ये मल्टीपल अटेम्प्ट ले रहा है इसको पार करने की, लेकिन बार बार क्या वहीं पे आके रुक रहा है, फिर से नीचे जा रहा है। तो 550 से 650 ट्रस्ट में ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी जब तक 48,250 लेवल पार नहीं करता स्पॉट बेसिस पर, क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक कोई भी चीज़ों में आप बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा ट्रस्ट ना करें। ये जो लुक्का छिपी का खेल चल रहा है ना, एक दिन सरकारी एक दिन निजी, एक दिन निजी एक दिन सरकारी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जहाँ पे कन्फर्मेशन वाले ट्रेड हो रहे हैं ना, एक बार जरा आपको मैं वो दिखाता हूँ। आप देखोगे पिछले 3-4 दिन से अडानी ग्रुप के शेयर्स में वापस से मोमेंटम आया है। अब एक बार जरा अडानी पावर दिखाओ तो बकायदा डेज हाई पे आके ट्रेड कर रहा है इस समय, करीब 7% तक की बढ़त है। ये अडानी पोर्ट और अडानी पावर मैंने बोला आपको, ठीक, जरा वो दिखाइए आप अपनी स्क्रीन से, तो वो सारे शेयर्स आपको अच्छे बढ़िया दिखेंगे ट्रेड करते हुए। ये देगा 6.5 से 7% ऊपर है, ठीक। तो अडानी ग्रुप का कोई भी शेयर आप फायर करेंगे ना, सभी के अंदर अच्छा मोमेंटम है। मैं कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं जोड़ रहा, लेकिन क्या है ना, मार्केट को जहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए, जहाँ पे थोड़ा कनेक्शन चाहिए ना, वो सब ढूंढे जा रहे हैं, ठीक। तो इसलिए जो हटे हुए शेयर है छोड़े। अब आपको बताता हूँ थीम बेस एक शेयर, उसके लिए मैं राजेश सर को मैं आज सुबह से याद कर रहा था। राजेश सर, अभी आप क्लोजिंग में जुड़े हो ना, मैंने आपके पास सुबह भी आपको मैंने याद किया उस शेयर के लिए, वो था IRFC। आपको ध्यान है, आप परसों तरसों हमारे साथ जुड़े थे, रेलवे काउंटर पे चर्चा हुई थी, तो आपने एक हमको शेयर दिया था IRFC। फिर मैंने कहा नहीं, आप हमको एक और शेयर भी दे दो। फिर आपने, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, वो इरकॉन दिया था, एक इरकॉन आपका दूसरा शेयर था, मेरे को अच्छे से याद है आपका शेयर। लेकिन IRFC की मैं बधाई देने के लिए आपको सुबह से वेट कर रहा था। आज ये शेयर बहुत बढ़िया चला, इनफैक्ट उस दिन के बाद से रुका ही नहीं है ये। सर जरा पहले इस पे गाइड कीजिएगा, फिर मैं दूसरे शेयर पे भी हैं जो आपसे जरा राय लेनी है। पहले IRFC पे रिकमेंडेशन सर। तो डिम्पी जी बिल्कुल बुलिश व्यू ही होल्ड कर रहे हैं, और इसके नंबर्स अगर आप रिजल्ट भी देखें तो काफी इंप्रेसिव नंबर है, और जिस तरीके से पूरी रेलवे थीम में एक अच्छा सेक्टर टेलविंड यहाँ पे काम करते हुए दिख रहा है। और जो हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे क्लियरिटी है कि गवर्नमेंट जब भी बनेगी और बजट में एलोकेशन होगा, तो रेलवे के लिए तो बजट एलोकेशन जिस तरीके से लग रहा है अच्छा ही होगा, और इसमें इम्प्रूवमेंट के काफी कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हुए दिख रहे हैं। तो रेलवे थीम में हमें लगता है एक अच्छा क्लियर कट बुलिश व्यू यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। IRFC का रिवाइज टारगेट जो हम हायर साइड पे अपग्रेड करेंगे, वो 200-210 तक के हमें लगता है बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है अभी भी होल्ड आउट किया हुआ है, बने रह सकते हैं। रिवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 168, नया टारगेट 200 से 210 तक का। और इरकॉन पे भी व्यू बुलिश है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 320 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। रिवाइज स्टॉप लॉस होगा 282 के आसपास। ठीक है, डन। तो इरकॉन और IRFC पे आपको रिकमेंडेशन मिली, जिनके पास है या तो ट्रेल करें, जिनके पास नहीं है उनका देखो एक राउंड की तेज़ी तो निकली है हाथ से। मैंने इस शेयर इसलिए भी पता किए और राजेश सर को इससे भी मैंने पूछा ये, क्योंकि यही थीम चल रही है मार्केट के अंदर जो सीधा सीधा गवर्नमेंट की पॉलिसी से है। आप चेक कर लो, आप डिफेंसिव वाले शेयर्स आप चेक कर लो, रेलवे के काउंटर वापस से आप चेक कर लो, सारे सरकारी कंपनीज इंक्लूडिंग सरकारी बैंक, सरकारी कंपनीज तो छोड़ो, सरकारी बैंक भी। आज अगर आप बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस चेक करोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि सरकारी बैंक चल रहे हैं और गैर सरकारी पीछे बैठा हुआ है। शायद वो थोड़ा ज़्यादा कॉशियस हैं, या फिर सरकार को लेकर सरकारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन दे रही हैं। दिवर्ष वकील भी मेरे को स्क्रीन पे दिखे हैं, एक बार ज़रा उनको भी आप दिखाइए। दिवर्ष, सरकार के ना बहुत सारे रेगुलेटरी पार्ट है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उनके अंडर में आ रहा है, कहने को डिसेंट्रलाइज्ड है बट है उनके पास में। गैस का बहुत बड़ा हिस्सा रेगुलेशंस के अंदर है, ठीक। रेलवेज़ का बहुत बड़ा हिस्सा रेगुलेशंस के अंदर है, डिफेंस का बहुत बड़ा हिस्सा रेगुलेशंस के अंदर है। ये मानिए 10 दिनों बाद तो एग्जिट पोल भी आ जाएगा, 15 दिन बाद स्टेट पता लग जाएगा इलेक्शंस में कौन जीत रहा है, ठीक है ना। तो आप मेरे को जरा बताइए, पोजीशनिंग के हिसाब से कहाँ पे सरकारी बैंकों में या सरकारी कंपनीज में पैसा डालना समझदारी है इस समय? देखिए, कोई भी ऐसे तो एग्जिट पोल्स और जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है वो ही है कि एनडीए की गवर्नमेंट वापस आ रही है। तो वो देखते हुए अगर वही व्यू लेके चले और ऐसा सोचे कि अगर कोई दूसरा कोई गठबंधन भी होता है तो एक जो सेगमेंट है वहां पे आगे जाके निवेश
होना ही है, आगे जाके अपॉर्चुनिटी बढ़नी है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसमें मुझे कोई ऐसी दो बार राय नहीं लग रही कि कोई एक सरकार आए और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे नहीं लगाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनियां कैसी है, जैसे कि हमारे यहाँ L&T है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी दिग्गज कंपनी है, या सीमेंट में अल्ट्राटेक है, यहाँ पे आप पैसे लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, तो PSU बैंक काफी बड़ी बैलेंस शीट है, वहां पे काफी स्कोप है। इसलिए PSU बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी, या तो फिर सीमेंट की कंपनी, ये मुझे लगता है कि कोई भी सरकार आए, यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आगे चालू ही रहेंगे। ने आपको बहुत साफ साफ बता दिया। एक तो देखो बैंकों में काफ़ी गुंजाइश है, और ये हो भी क्यों ना हो, क्योंकि आप देखो अगर इकॉनमी को चार चांद लगने हैं, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होता, सब कुछ ठीक चलता है, तो बैंकिंग सबसे बड़े बेनिफिशियरी होते हैं। ऊपर से क्रूड डाउन है अभी भी, और ग्लोबल मार्केट्स ठीक हो रही हैं। ठीक, तो बैंकिंग पे ज़रूर बैटिंग की जा सकती है, खासकर सरकारी बैंकों पे। और एक और चीज़, इंफ्रा तो खैर एवरग्रीन है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल आपको दिवर्ष ने वैसा ही नोटिस करवाया जैसे टिपिकली एक बुलिश होता है कि हाँ इंफ्रा पे तो आपको ध्यान रखना ही होगा। अवनी भट्ट इस बीच मेरे साथ जुड़ रही है, उनसे एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको दिलवाते हैं, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। रुचित के पास 2 शेयर पता करने हैं, फिर ध्वनि से भी 1-2 शेयर पता करेंगे। पहले अवनी से जरा पता करते हैं ऑप्शंस का ट्रेड। अवनी पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राहुल जी छुट्टी में चले गए हैं क्या? आपके पास लोड बहुत होगा आजकल तो। राहुल जी छुट्टी में गए हैं? राहुल जी छुट्टी पे है, सभी छुट्टी पे है, मैं अकेले हूँ अभी। अरे, तो सारा डेरिवेटिव डिपार्टमेंट आपके पास ही है, इतना क्रिटिकल समय और सब लोग छुट्टी में। क्या बाय द वे आप कॉल बताइए अवनी। जी डिम्पी जी, जो जैसे आपने अभी बताया कि सरकारी बैंक्स में एक व्यू पॉजिटिव रख के चलना चाहिए, तो आज जो एक अच्छा डेवलपमेंट दिख रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने देखा है कि पिछले पूरे हफ्ते में कंसोलिडेशन हुआ था 259 से 264 के रेंज में, और आज स्टॉक ने मूव दिया है 265 के ऊपर। और तो ये जो मूव है मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा। पिछले 2 दिन का लॉस जो था वो पूरा रिकवर हो चुका है, तो ये मूव कंटिन्यू रहेगा ऊपर 273 तक। और हमने फ्यूचर्स में भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है लॉन्ग साइड पे करीबन 1.5% का। तो व्यू पॉजिटिव रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसमें हम मई की 270 की कॉल में खरीदारी करेंगे 4.5 रुपए में। इसका टारगेट रहेगा 9 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपये 25 पैसे का। तो इसमें अधिकतम मुनाफा रहेगा 13,000 का, और अधिकतम नुकसान जो है वो इनकेस अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो रहेगा 6,600 तक सीमित। अभी तो बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल हम जरूर चेक करके रखेंगे, थोड़ी देर पहले डिस्कस भी हो रहा था, मेरे को भी डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया शेयर है, एट द मनी कॉल ही है नियर बाय, और आप 4.5 रुपये मिल जाएगी। मई का कॉन्ट्रैक्ट इस बार 30 तारीख तक जाएगा, आज है 21 तारीख, 1-2 दिन का सैटरडे संडे भी काट पीट लो, तब भी आपका 8-9 दिन का ट्रेड बचता है। इसमें 2.25 रुपये का आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाना, 9 रुपये का टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट दिखाएगा ना, भले वेटेज कम है लेकिन कन्विक्शन का बहुत बढ़िया काम करते हैं। आज जो बैंक निफ्टी नहीं टूट रही है ना, इन्हीं सरकारी बैंकों की वजह से नहीं टूट रही है, नहीं तो तोड़ ताड़ के बराबर हो जाता आज ही आज में। खैर अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक शेयर मैंने निकाल के रखा है रुचित के लिए। रुचित जरा आप जरा चेक करना, बॉम्बे डाइन में कुछ पोजीशंस ली जा सकती हैं क्या, जरा देख के बताइए तो प्लीज। पिछले कुछ समय में डिम्पी जी स्टॉक देखे तो एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज में रहा है, और ये पूरे कंसोलिडेशन में 194, 195 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पिछली बार भी बना था जब फरवरी के स्टार्टिंग में जहां से डिक्लाइन आया था। सो आज के सेशन में नो डाउट ये स्टॉक इंट्राडे में ऊपर गया है, बट लेकिन फिलहाल तो सस्टेन नहीं हुआ है वो 194 के ऊपर। तो मैं फॉलो अप मूव का वेट करने की सलाह दूंगा। इनकेस आने वाली ट्रेडिंग सेशन में 194 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है और हम एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन कंटिन्यू देखते हैं, तो फिर आई थिंक एक स्टॉक में पोजीशन ली जा सकती है। अभी थोड़ा हाई बीटा नेम है ऑफ कोर्स, तो अगर आप 2-4 रुपए मिस भी हो जाएंगे तो आई डोंट थिंक वन शुड वरी मच, बट थोड़ा सा कंफर्मेशन आने दे फिर इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री ले। कहते हैं सौदा आराम से लो, देख के लो, जैसे हमने अपने स्टार्टिंग नोट में भी आपके सामने बात रखी कि अभी हेस्टी डिसीजन लेने का समय नहीं है। आप लैब टेस्ट भी नहीं, टेस्टिंग वेस्टिंग भी कुछ नहीं कर सकते मार्केट के अंदर।
अभी तो जो है उसको कायदे से पकड़ो, समझो, और जो आपके काम की चीज़ है उसी पे ध्यान रखो, नहीं तो फिर छोड़ दो। छोड़ना सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होगा अगले 10 दिन के लिए। ठीक जी, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। ब्रेक के बाद आशीषा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगी। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ये कई महीनों कई सालों की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है आपको आशीषा ही बताएगी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार हम देख रहे हैं कि 22,525 के आसपास से ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा प्रेशर हो रहा है, लेकिन मेटल स्टॉक्स गजब चमक रहे हैं। आप निफ्टी के अगर टॉप 4 अगर आप स्टॉक्स देखेंगे, सारे मेटल और माइनिंग सेगमेंट से ही हैं। हिंडाल्को, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये तो निफ्टी वाले शेयर हैं। बाकी एफएनओ वाले, कुछ कैश वाले शेयर भी ज़बरदस्त मोमेंटम दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक का शेयर है 14% ऊपर, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता, वो है 6% की तेजी के साथ 14 साल की ऊंचाई पर। तो मेटल में इस चमक के पीछे क्या वजह है, वेदांता क्यों चल रहा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या ट्रिगर्स है मेटल के लिए? मेटल शेयरों में आज काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, 10,000 के पार पहुंच गया है निफ्टी मेटल इंडेक्स। और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी है निफ्टी मेटल इंडेक्स। आज ही नहीं, पिछले कुछ महीनों की बात करें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो 25% की तेज़ी दिखी है निफ्टी मेटल इंडेक्स पर, और पिछले एक महीने में करीब 12% की तेज़ी दिखाई दी है। एक महीने के मूवर्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, जिसमें आज 18% का मूव है, और पिछले एक महीने में करीब 70 से 80% हिंदुस्तान जिंक बढ़ा है। इसी के साथ वेदांता और एनएमडीसी में भी करीब 20 से 30% का उछाल केवल पिछले एक महीने में दिखा है। तो मेटल स्टॉक्स में नॉन फेरस साइड पे काफ़ी एक्शन दिखा है। इसकी मेन वजह यह है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई कंसर्न्स है। यूएस और यूके ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं रशियन मेटल्स पर, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसी के अलावा बात करें तो यूएस और चाइना की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, जिसके चलते डिमांड बढ़ रही है कमोडिटीज़ की। तो निकल प्राइसेस की बात करें तो 9 महीने की हाईएस्ट लेवल्स पर है, करीब 12% की तेज़ी पिछले 5 दिनों में दिखी है। कॉपर प्राइसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, करीब 7% की तेज़ी कॉपर प्राइसेस को पर लंदन मेटल एक्सचेंज पर दिखी है। अक्रॉस द बोर्ड सभी कमोडिटी प्राइसेस में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी है। इसके अलावा वेदांता की इन पर्टिकुलर बात करते हैं। 14 साल की ऊंचाई पर वेदांता ट्रेड कर रहा है, और हिंदुस्तान जिंक में जैसे मैंने बताया 18 से 20% की तेज़ी हिंदुस्तान जिंक पर भी दिखी है। वेदांता की बात करें तो पिछले एक महीने में 30% की तेज़ी। 2024 में अब तक ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो स्टॉक करीब करीब डबल हो चुका है। तो हाँ, मेटल्स में काफ़ी तेज़ी है। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो पिछले एक महीने में काफ़ी भागे हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स से। तार से आपने बताया कि ट्रिगर्स क्या है, मेटल्स क्यों चल रहे हैं, और वेदांता के पीछे के भी अपनी रीजंस बताए। थैंक यू सो मच। राजेश जी, आपके पास आएंगे। हिंदुस्तान जिंक के बारे में जरा व्यू दीजिए। मल्टी ईयर का ब्रेकआउट, और पिछले अगर आप 1.5 महीने देखेंगे, अप्रैल और मई में जो भी दिन बीते हैं, करीब करीब 20 आज 22 तारीख या 21 तारीख आज है, तो हिंदुस्तान जिंक में क्या लगता है कि ये जो रैली है ये कब तक चलेगी? क्या जिसके पास थोड़े लोअर लेवल के हैं, 300, 350, 400 रुपए के भाव के हैं, उनको सोचना चाहिए प्रॉफिट टेकिंग के बारे में, या शेयर अभी और चलेगा ये? तो देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है हिंदुस्तान जिंक, इवन वेदांता, दोनों ही स्टॉक में। अगर हम करंट कैलेंडर ईयर की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का ऑलमोस्ट 130% का प्राइस राइज ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए, जिनके पास बहुत नीचे के शेयर है वो थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि देखें तो मार्केट में अभी भी मोमेंटम जिस तरीके से बना हुआ है, हमें लगता है कि अभी भी ये रुकने, यहाँ पे कहीं पॉज अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बेस मेटल में भी एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। सिल्वर के प्राइजेस भी देखें जिस तरीके से, बाकी बेस मेटल के प्राइजेस देखें जो बढ़ रहे हैं, तो ये क्लियरली दिखाता है कि इसका इफेक्ट यहाँ पे मेटल स्टॉक्स में और कंटिन्यू रहेगा। हिंदुस्तान जिंक में यहाँ पे अब हम सजेस्ट करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो ट्रेल कर लेना चाहिए, वो होना चाहिए करीब 680 के आसपास का।
ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पोजीशन अभी भी होल्ड रखी जा सकती, क्योंकि यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू है। सेम वेदांता के केस में भी हमें लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे मल्टी ईयर हाई का यहाँ पे होते हुए दिखा है, और हमने काफी बार ये स्टॉक को आपके चैनल पे पिछले कई हफ्तों में रिकमेंड भी किया है लोअर लेवल से। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट वेदांता में हुए, यहाँ पे भी मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा, और हम यहाँ पे 550 से 600 तक के अपसाइड के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले महीनों में। तो वेदांता पे भी व्यू हमारा बुलिश है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। स्टॉप लॉस अब वेदांता में जो रखना होगा वो करीब होगा 455 के आसपास। 455 स्टॉप लॉस ये वेदांता के लिए। रुचित, आप ज़रा, हम देख रहे हैं कि एनर्जी वाले जो शेयर है ना, वहाँ पर भी बहुत ही शानदार तेज़ी में देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा एनर्जी पैक आज बजिंग है। आप ज़रा SJVN चेक कीजिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि साल भर पहले ये शेयर 40-45 का था, आज भाव इसका 145 के आसपास का है। SJVN आपको कैसा लग रहा है, और क्या इसमें जो ये तेज़ी है या ये टिकेगी? रुचित, क्या इस लेवल पर भी ये शेयर ठीक है? तो अभिषेक जी, मोस्ट ऑफ द PSU नेम्स अगर आप देखेंगे तो अप्रैल 2023 में ये सब PSU नेम्स की एक तेजी की शुरुआत हुई थी, और वो तेजी वन वे बिना कोई रुकावट के हमने मिड जनवरी फेब तक ये सब तेजी हमने कंटिन्यू होते हुए देखी। सिमिलरली SJVN में भी ऐसे ही अप्रैल 2023 से जनवरी तेजी हुई, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये 3-3.5 महीने ऐसे महीने रहे जहां पे मोर एक कंसोलिडेशन, छोटे मोटे करेक्शंस आए, बट कोई भी वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक्स में देखे नहीं गए। सो जब प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, 3 महीने के कंसोलिडेशन या करेक्टिव फेज स्टॉक का गो थ्रू कर चुका है। 100 दिन का मूविंग एवरेज काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस ये पूरे करेक्टिव फेज में रहा है। सो ये क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि अगर आप थोड़े मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक के टॉप बन गए, तो ये तेजी आई थिंक ये करेक्शन के बाद में अब फिर से रिज्यूम हो। ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग बन रहे, इवन SJVN के। आई थिंक जो रिसेंट स्विंग हाई स्टॉक ने 170 के आसपास के बनाए थे फरवरी में, पॉसिबल है वो लेवल्स भी आगे चल के सरपास हो जाए। आज के अपमूव में भी काफी वॉल्यूम्स है। सो इवन यहाँ पे भी अगर फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं और आप थोड़ा मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से SJVN या फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे बना सकते हैं। SJVN में फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हैं। 146 रुपए के भाव पर बड़ी तेज़ी के बावजूद भी आपके लिए मौके इसमें हैं। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं, 3 बज गए हैं। मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए कहां पर आज खबरों का एक्शन दिख रहा है? बाजार खुलने के बाद क्या एक्टिव है? हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर्स के साथ। Q4 के नंबर जैसे हमारे पास आ रहे हैं, और सबसे पहले बात करते हैं अरविंद फैशन की, क्योंकि इसके अगर Q4 की नंबर की बात करें तो कहीं पे मुनाफा जो है उसमें हमें 25% का एक ग्रोथ देखने को मिला था YoY बेसिस पे। अगर हम EBITDA मार्जिन की भी बात करें तो उसमें भी एक सुधार देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 170 बेसिस पॉइंट का ये सुधार देखने को मिला, और ये EBITDA मार्जिन जो है वो अभी 12.4% पे है, और इसी के चलते हुए स्टॉक में भी आज तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं एथर इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि अगर इस स्टॉक की बात करें तो कहीं पे जो मुनाफा है वो 17 करोड़ का मुनाफा था पिछले क्वार्टर में, उसके मुकाबले कहीं पे जो 1.42 करोड़ का जो लॉस है वो कंपनी ने इस टाइम पे रजिस्टर किया है। इसी के साथ साथ अगर हम EBITDA मार्जिन्स की भी बात करें तो उसमें भी एक शार्प फॉल देखने को मिला था। 20.2% जो लास्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिले थे वो अभी 8.7% पे है, और इसी के चलते हुए आज हमें इस स्टॉक में कई गिरावट देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं वेल्सपन एंटरप्राइज की, क्योंकि अगर इसमें भी बात करें तो कहीं पे एक वीक रिजल्ट देखने को मिले। कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो 45.5% से घटा है इस क्वार्टर में YoY बेसिस पे, और इसी के साथ साथ EBITDA मार्जिन्स में कहीं पे सुधार तो देखने को मिला, बट स्टॉक में अगर हम बात करें तो कहीं पे गिरावट देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं रेडगेन ट्रैवल की, क्योंकि इसकी अगर नंबर्स की बात करें तो अच्छे नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं Q4 के लिए। कंसोलिडेटेड मुनाफे में कहीं पे 48% का ग्रोथ देखने को मिला था YoY बेसिस पे। इसी के साथ साथ अगर हम EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पे भी एक ग्रोथ देखने को मिली। EBITDA मार्जिन्स अभी 21.1% पे है, और इसी के साथ साथ शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं मान इंडस्ट्रीज़ की, तो खबरों के मुताबिक कंपनी को 505 करोड़ का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, और जैसे कि हमें पता है कि कंपनी के पास पहले से ही एक अच्छा ऑर्डर बुक है। ये 505 करोड़ का एक ऑर्डर बुक इसके लिए और एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, रेवेन्यू में भी गेन हो सकता है, और इसके चलते हुए मान इंडस्ट्रीज़ पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो नंबर्स के दम पे और खबरों के दम पे ये सब स्टॉक जो है वो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, और आगे जाके भी हमारी नज़र इन सब स्टॉक्स पर बनी रहेगी।
ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए। करीब 47 अंकों के बढ़त के साथ निफ्टी अभी भी 22,500 है। आज निफ्टी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, 22,500 550 के आसपास रोके हुए है। प्रॉब्लम सिर्फ बैंक निफ्टी में है, वो बार बार चैलेंज करता है 48,000 को। आज का जो लो था उसको अभी एक बार भी हमने ब्रेक नहीं किया आज, उसके बाद से हमने नॉन स्टॉप इसको 48,000 के ज़्यादातर ऊपर देखा। ये 48,000 की इंपॉर्टेंस क्या, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर ऑप्शंस का एक बड़ा जंक्शन है जो हाथ बदला कर सकता है, तो इसलिए टेक्निकली तो 47,800 है, वैसे ऑप्शंस के हिसाब से 48,000 है, इसलिए 48,000 का बचना भी बहुत ज़रूरी है। आज दिन भर में अगर 48,000 भी आप बचा गए ना, तो आप थर्ड डे ऐसा होगा जब 48,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हो, इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज विक्स बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद ये हालत है। और आप बहुत क्लोज हो अब रिजल्ट्स के, धीरे धीरे एक एक दिन करके आपका जो नियर टू रिजल्ट्स है वो और बढ़ता जाएगा। इसलिए मार्केट के अंदर थोड़ा सचेत रह के काम करें, मना नहीं है, काम थोड़ा सचेत रह के करें। एक काम करते हैं, दिवर्ष मेरी सहयोगी सृष्टि मेरे साथ जुड़ रही हैं, वो ना बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताएंगी कि शेयर 10% क्यों चला है। तो आप ना जरा ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ और पूरे टायर स्पेस के बारे में फिर बताना, कुछ इनपुट्स हो सकता है उनके इस लिंक से आपको भी मिल जाएं। तो सृष्टि को अपने साथ जोड़ते हैं। पहले जरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 10% ऊपर क्यों है इसकी वजह समझते हैं, फिर दिवर्ष के पास चलेंगे जरा सेक्टर का व्यू लेने के लिए। सृष्टि। जी हाँ, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में। पहले एक तो नतीजे जो हैं मार्केट की उम्मीदों से थोड़े से अच्छे ज़रूर आए। इसके अलावा कई समय से हम देख रहे थे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है काफ़ी निराश कर दे रही थी, और इस बार जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री ने काफ़ी उत्साह दिया है, और उत्साह को सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने सराहा भी है। सबसे पहले नतीजों की बात कर ले तो यहाँ पर नतीजे अगर आप देखेंगे तो आय में लगभग 15 से 16% की साल दर साल बढ़त देखने को मिली है। वहीं मार्जिन में भी सुधार हुआ है, और सबसे अहम जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है वहां पे वो हमेशा एक गाइडेंस दिया करते थे, पर इस बार भी कंपनी ने गाइडेंस नहीं दी है। पर इसके अलावा जो डिमांड की स्थिति है वो बेहतर होते हुए बता रहे हैं घरेलू बाजार में, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। साथ ही साथ उनका कहना है कि कर्ज कम करने पर कंपनी का पूरा फोकस है। हालांकि अभी उन्होंने चौथी तिमाही में कोई प्राइस हाइक नहीं लिए, और आने वाले समय में अगर हो सकता है तो वो प्राइस हाइक के बारे में सोचेंगे, पर अभी उन्होंने फिलहाल इस पर कुछ कॉमेंट्री नहीं की है। और रॉ मटेरियल की कीमतों में भी वो केवल एक मार्जिनल इंक्रीज ही देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है उस चीज़ से जो है फिलहाल नहीं आते हुए देख रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ब्रोकरेजेस को नतीजे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 ब्रोकरेजेस ने नतीजों के बाद अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है, और ना ही सिर्फ ये, उन्होंने अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। नोमेरा की अगर हम बात करें तो उन्होंने रेटिंग अब अपग्रेड करके खरीदारी कर दी है, लक्ष्य 3,230 कर दिया है। और नोमेरा का ये कहना है कि जो कीमतें में बढ़ोतरी से मार्जिन को आने वाले समय में सपोर्ट मिलेगा, मार्जिन ग्रोथ लगातार बनी रह सकती है। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में इनके EBITDA में 25 और 13% की ग्रोथ संभव है। इसके अलावा दूसरे बड़े ब्रोकरेजेस जैसे कि इनक्रेड, यहाँ पे भी उन्होंने अपनी जो रेटिंग है पहले रिड्यूस की थी, अब उसको बढ़ा के ऐड कर दिया है, लक्ष्य बढ़ा के 3,087 के आसपास वो दे रहे हैं। और हेतोंग ने भी अपनी न्यूट्रल्स रेटिंग बढ़ाकर अब आउट परफॉर्म कर दी है, 2500 से लक्ष्य बढ़ा के 3,200 के कर दिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि सभी ब्रोकरेज हाउसेज जो है यहाँ पे पॉजिटिव हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो भी अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं सभी लक्ष्य जो हैं 3,000 के ऊपर है, और स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, तो स्टॉक्स रुक भी नहीं रहा, और आज भी हम देख पा रहे हैं करीब 9% ऊपर आके अभी भी ट्रेड कर रहा है। दिवर्ष, एक बार जरा आपका टेक, अगर बीकेटी को ट्रैक करते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा बताइएगा, तो फिर सेक्टर का आउटलुक भी दे सकते हो आप। हम बीकेटी को ट्रैक करते हैं तो ये जो रिजल्ट था Q4 का वो एक्सपेक्टेशन से अच्छा था, और उसके पीछे ही हम देख रहे हैं कि ये आज प्राइस में इतना अच्छा मूव आया है। पर 2-3 कंसर्न्स हैं अभी हमारे, इसलिए हमारा तो अभी रिड्यूस रेटिंग है। एक तो जो ग्रोथ चाहिए जो आगे वो थोड़ा म्यूटेड रहेगा, डबल डिजिट ग्रोथ आने की संभावना कम लग रही है। फ्रेट की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो रेड सी में जो क्राइसिस चल रहा है उसके पीछे उसकी मार्जिन में थोड़े कम होने की संभावना है। तो अभी कंपनी ने बोला है कि आगे जाके हम इंडिया मार्केट में फोकस करेंगे। इंडिया मार्केट में फोकस करने के लिए उनको यहाँ पे सिग्निफिकेंट पिकअप ऑफ बिजनेस चाहिए होगा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, उन्होंने जो कार्बन ब्लैक के लिए जो कैपेसिटी की है वहां पे भी एक्सपेंडिचर जो उनके पहले की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत खर्चा ज्यादा हो रहा है। और वैल्यूएशन की दृष्टि से देखें तो अभी भी
हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 25 टाइम्स अर्निंग्स पे चल रहा है, तो ये थोड़ा महंगा है हमारे लिए। इसलिए अभी हमारा वेटेज ये जो आज इतनी बढ़त आई है उसमें किसी के पास अगर है तो उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे बाद में फिर से इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। ठीक है, सब कुछ देवर्ष ने बता दिया, हमको इसमें कुछ जोड़ना है नहीं। 2-4 शेयर जरा और आपको चेक करवा लेते हैं जहाँ पर मोमेंटम काफ़ी फास्ट है। उसमें ABFRL है। राजेश सर, ABFRL BTST कर जाए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हालांकि 6% का मूव देखने के बाद कई बार लगता है कि BTST नहीं करना चाहिए, बट एक बार आपका टेक सही सर। नहीं करना चाहिए, BTST स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट भी यहाँ पे होते हुए दिखा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए हैं यहाँ पे डेफिनेटली BTST किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 276, अपसाइड के टारगेट 295 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक का समय हो गया। रुचित, आप एक जरा एक शेयर चेक करके रखोगे जब तक? वो है HEG का शेयर, ठीक है ना? HEG आप एक बार जरा चेक कर लो, फिर हम लौटते हैं आपके पास ब्रेक के बाद, तो फिर वही शेयर पता करेंगे। बस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। Presenting the SBI Automotive Opportunities Fund. अंक ऊपर और निफ्टी बैंक है 150 अंक नीचे, और नीचे होने की वजह यह है कि जो बड़े वेटेज वाले जो शेयर हैं जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये तमाम जो शेयर हैं आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 5 शेयर लाल निशान में हैं, 7 शेयर हरे निशान में हैं। बावजूद इसके आप निफ्टी बैंक की हेल्थ देख लीजिए। हालांकि अगर आप स्मॉल कैप में देखेंगे, मिड कैप में देखेंगे, वहां पर बहुत ही गजब का मोमेंटम है। मिड कैप इंडेक्स तो 52,000 के ऊपर भी निकल गया है, रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में थोड़े और छोटे शेयरों में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप देखिए भारत बिजली 20% का अपर सर्किट में है, ग्रेनाइट वाली कंपनी है पोकरना 15% ऊपर ये है, रोलेस रिंग्स है 15% ऊपर, और रेलवे स्टॉक्स में भी गजब का मोमेंटम है। रेल विकास निगम में अच्छी तेज़ी है। डिफेंस वाले जो शेयर हैं, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो या फिर बाकी और भी जो शिपिंग रिलेटेड जो कंपनीज हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि गजब का मूव लगातार बना हुआ है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। कल निफ्टी के 3 नतीजे आएंगे और उन नतीजों में एक नतीजा होगा सन फार्मा का। उम्मीदें क्या हैं सन फार्मा से, ये जानते हैं। सृष्टि हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए क्या उम्मीदें हैं सन फार्मा से, कैसे आंकड़े आएंगे? इस बार अच्छी उम्मीदें कर रहे हैं हम सन फार्मा से। हालांकि तिमाही दर तिमाही बहुत ज़्यादा बढ़त तो नहीं देखने को मिल सकती है, पर जी हाँ, साल दर साल हम अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो पुश है वो इनकी फिर से एक बार US सेल्स जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहाँ पे कंपनी इनका जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है स्पेशलिटी ड्रग्स का, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और उसमें भी साल दर साल हम लगभग 16% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं जब इनके US बिक्री की हम बात करें तो। वहीं घरेलू बिक्री से भी 10% ग्रोथ की हमारी उम्मीदें हैं साल दर साल। और अब इनके ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो आय में हमारी उम्मीद है 12,500 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। EBITDA में 3,240 करोड़ हम उम्मीद कर रहे हैं और मार्जिन्स जो हैं 25.9% के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। और आखिरी में मुनाफे में हमारी उम्मीद है कि 2 साल दर साल जो है 31% की एक जंप ज़रूर देखने को मिल सकती है। तिमाही दर तिमाही लगभग सपाट ग्रोथ इनके मुनाफे में 2,602 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। पर इंटरनल्स देखने लायक काफ़ी होंगे सन फार्मा के, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि US सेल से जो ग्रोथ का सपोर्ट है वो बरकरार है, पर उसमें भी जो इनकी स्पेशलिटी सेल्स और खासतौर से जी रेवलिमिट की सेल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है इस बार वो देखना काफ़ी अहम होगा। साथ ही साथ आने वाले नतीजों के बाद जो है कंपनी की कमेंट्री, जो हम रेमिडिएशन इनके कुछ की प्लान्स हलोल और मोहाली में किस तरीके का एक्शन है, क्या उम्मीदें हैं फिर से जांच की और इन प्लान्स के बाहर निकलने की, उस पर हम उनसे राय मांगेंगे। साथ ही R&D का आउटलुक क्या है उस पर भी हम समझेंगे। तो सन फार्मा से अगर हम देखें तो अच्छे नतीजे की ही उम्मीद है, पर अगर US से एक सरप्राइज आता है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव और भी माना जाएगा सन फार्मा के लिए। प्रिया, सृष्टि, अच्छे नतीजों की ही उम्मीद है सन फार्मा से। US से अगर सरप्राइज आया तो और उसको ऐड करेगा सन फार्मा। इस पर राजेश जी आपसे व्यू चाहेंगे। पिछले 3 महीने कोई बहुत बड़ी उथल पुथल हमने सन फार्मा के शेयर में देखी नहीं है, एक रेंज में रहा है। कोई ट्रेड लेने से पहले, कोई इस पर रणनीति बनाने से पहले क्या नतीजों का वेट कर लें? और दूसरी चीज़ है, जिनके पास हैं
वो कहाँ पर इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखें अगर कोई खतरा अगर आता है, कोई अगर डाउन साइड वाला अगर सरप्राइज अगर आ गया तो देखिए स्टॉक में एक करेक्शन हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखा और स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही यहाँ पे दिखा रहा है। जरूर यहाँ पे रिजल्ट का जरूर वेट यहाँ पे दिख रहा है प्राइस एक्शन के चलते। हमें लगता है हायर साइड पे जब तक 1575 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, ये स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्टिव मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ऑन द डाउन साइड 1500 क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इस करेक्शन का। अगर ये 1500 के लेवल के नीचे फिसलता है तो ये डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए भी दिख सकता है। देन स्टॉक में 1440 की तरफ भी डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट के पहले अभी थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहिए। रिजल्ट के बाद क्लियरिटी आने के बाद ही इसमें ट्रेड लेना चाहिए। 1575 के ऊपर यस जरूर बाय का ट्रेड ओपन किया जा सकता है। देन अपसाइड के टारगेट वहां से फिर 1650 से लेकर 1700 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। एज सच लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। तो आई थिंक इवेंट के पहले थोड़ा वेट करते हैं और देन उसको एक बार सेटल हो जाए रिजल्ट के बाद की जो भी एक्टिविटी है, उसके बाद इसमें ट्रेड लिया जा सकता है वापस। अगर डिप भी मिलता है तो वापस एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। भाई तो आपके लिए अवसर बनेंगे आपको सन फार्मा के शेयर में। रुचित आप जरा चेक कीजिए जी का शेयर, हमने 130 रुपए के स्तर देखे, वहां से शेयर ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। प्योरली ऑन टेक्निकल बेसिस आप बताइए क्या जी में कोई ट्रेड बन रहा है? आज तो मुछाल देख रहे हैं, 150 रुपए के आसपास के भाव भी हैं, क्या करना है जी में? फिलहाल तो एक पुल बैक मूव है जो 154 155 के आसपास तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन 155 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस ये स्टॉक में है जो हमने अप्रैल के शुरुआत में भी देखा था। 155 157 के रेंज से स्टॉक में करेक्शन आया था। सो मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। जब तक कोई सस्टेनेबल हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर या कोई प्राइस वॉल्यूम एक्शन वापस टर्न आउट नहीं होती है, तब तक आई थिंक ये स्टॉक में बॉटम फिशिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। जो ऐसे बड़े अंडर परफॉर्मर्स रहते हैं उनमें ट्रेडर्स को आई थिंक हमेशा थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेने को रेडी होना चाहिए, बट एटलीस्ट अब कंफर्मेशन आए फिर ही एंट्री करें, क्योंकि एक तो हाई बीटा नेम रह सकता है कि जहाँ पे हाई लेवल से फिर से सेल ऑफ स्टॉक में आ सकता है। सो नए एंट्रीज की सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो 155 157 के आसपास एक बार रिव्यू करें। रुचित भाई ये जरा HEG चेक कर लिया आपने? जरा देख के बताना उसमें क्या करना है। जी डिम्पी जी, HEG का ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। हमने एक अच्छा अपमूव अप्रैल के महीने में, मार्च और अप्रैल के फर्स्ट हाफ में देखा था, जहां पे स्टॉक 1600 से लेके 2500 तक रैली की स्टॉक ने। अब 2500 के हाई बनाने के बाद सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल और मई में अब तक यानी ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 महीना ये स्टॉक का कंसोलिडेशन फेज में रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो जैसे वॉल्यूम्स और प्राइस अपमूव में थे अप्रैल के पहले, वैसे करेक्शनल फेज में कोई बड़े वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में करेक्शन नहीं आया और स्टॉक में अपने 40 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक नहीं किया है। यानी जो भी करेक्टिव फेज रहा वो जस्ट एक टाइम वाइज करेक्शन फेज रहा और अब फिर से मोमेंटम रिज्यूम हो रहा है। और आज वापस जब प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस कर रहा है तो वॉल्यूम्स डेली एवरेज से काफी बेहतर वॉल्यूम्स है। तो साइंस तो काफी स्ट्रॉन्ग है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 2650 से लेकर 2700 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनली आई थिंक अगर कुछ महीनों का व्यू है तो ये स्टॉक में 3200 तक के लेवल्स दिखाने के भी पोटेंशियल है। ठीक है, डन सर। तो एक व्यू पॉइंट आपसे चाहिए था, बस वो मेरे को मिल गया। विक्स करीब 6% ऊपर है। मार्केट के अंदर देखो 48,000 का लेवल टूटा तो नहीं, बट बार बार चैलेंज हो रहा है। कल की कल देखेंगे। आज HDFC भी थोड़ा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। HDFC करीब 0.5% नीचे है और आज कोई भी अटैम्प्ट HDFC की फेल हो रही है। एक बार ज़रा दिखाना HDFC स्क्रीन पर, आप देखोगे, आप चार्ट से खुद से आइडिया लगा लोगे। कोई भी अटैम्प्ट आज HDFC की पास नहीं हो रही है, बाकायदा डेज लो पे। ऐसा नहीं कि इसने अटैम्प्ट ली बट फेल हो गई है। थोड़ा बैंक निफ्टी डिस्टर्ब होके जा रहा है, अदरवाइज़ वैसे कोई प्रॉब्लम मेरे को तो नहीं दिख रही है मार्केट के अंदर। देखते हैं और क्या होगा। वैसे भी मैं बताऊँ, आप थोड़ा ट्रेड संभाल के करो भी। आप ज़्यादा सौदे ले जाना ठीक नहीं है इस समय और ना ही करने भी चाहिए। अदानी पोर्ट्स करीब 3.5% ऊपर है। दिवर्श, अदानी ग्रुप में से कोई है शेयर जिस पे आप कमेंट कर पाओगे? अदानी पोर्ट है जो कभी कभी हमारे कवरेज में रहता है, वहां पे सबसे ज्यादा अच्छा कैश फ्लो और सबसे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। और जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है, जैसे उन्होंने अक्रॉस इंडिया सारे अलग अलग एरिया में जो पोर्ट्स बनाए, उससे हमें लगता है कि वहां पे अगर
गिरावट आए तो अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की करनी चाहिए। बाकी के स्टॉक्स हमारे कवरेज में नहीं। क्या बैंक निफ्टी डेज लो को टेस्ट करने की कर रहा है कोशिश इस समय, और ये ऑलमोस्ट डेज लो ही है, ऐसे समझ लो आप। बस सिर्फ लेवल्स का फ़र्क है, नहीं तो 48,000 बचा हुआ है किसी तरह से, नहीं तो हम दिन भर के मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। एक काम करते हैं, तृप्ति हमारे साथ जुड़ रही है, आपको जरा वो ट्रिगर्स बता देंगे कल के और अगले हफ्ते के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तृप्ति जरा बताएं आप प्लीज़। जी, तो कल के लिए जिन क्यूज़ और इवेंट्स पर हमारी नज़र रहना चाहिए और जो क्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की करें तो FOMC की जो अप्रैल और मई में जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स कल जारी होंगे। बता दें कि इसमें जो 30 अप्रैल से 1 मई के बीच FOMC की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। अब बात कर लेते हैं यूरोप की, तो यूरोप में कल CPI के आंकड़े आने वाले हैं। अब बात भारतीय बाजारों की, तो पावर ग्रिड में एक बोर्ड बैठक होगी जिसमें डिविडेंड के लिए विचार करेगी कंपनी। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी एक बोर्ड बैठक होने जा रही है जिसमें शेयर विभाजन और डिविडेंड को लेकर विचार होगा। इंडियन बैंक और अशोका बिल्डकॉन में भी फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी। इसी के साथ ट्रेंट और SBI बैंक में कल डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का कल से IPO खुलने जा रहा है जिसमें कंपनी ने प्राइस बैंड 364 से 383 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा टोटल इशू साइज करीब 599 करोड़ का होगा और इसमें फ्रेश इशू करीब 128 करोड़ का होने जा रहा है और ये IPO 27 मई को बंद होगा। अब बात कर लेते हैं कल चौथी तिमाही के नतीजे जिन कंपनियों में आने वाले हैं उनमें निफ्टी कंपनी सन फार्मा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और पावर ग्रिड अपने चौथी तिमाही के नतीजे कल जारी करेगी। इसके साथ ही अशोका बिल्डकॉन, ग्लैंड फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा, गुजरात पीपावा और टोरेंट पावर भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे कल जारी करेगी। तो कल नतीजों के लिहाज से भी काफ़ी क्रूशियल दिन है और कई सारे कॉरपोरेट इवेंट्स भी होने वाले हैं जिस पर आपकी नज़र होगी, लेकिन पावर ग्रिड निश्चित तौर पर ये फोकस में रहेगा। डिविडेंड पर तो बोर्ड विचार करेगा ही, कल नतीजे भी आएंगे और पावर ग्रिड में बहुत अच्छी मूव्स देख भी रहे हैं। आज भी ये शेयर जो है निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, करीब करीब 3% के आसपास की तेज़ी है इस वक्त पावर ग्रिड में। लेकिन चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहाँ पर हैं। शुरुआत हम राजेश जी आपसे करेंगे। बताइए BTST या फिर STBT आपको मौके कहाँ पर दिख रहे हैं सर? तो BTST के ही मौके हैं। शो की शुरुआत में फार्मा स्पेस पे हमने बात करी थी, अरविंदो फार्मा रिकमेंड किया था। अभी यहाँ पे हमें लगता है लुपिन भी बाय किया जा सकता है फार्मा स्पेस से। यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला और जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हमें लगता है कि होते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें लगता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकता है। 1720 1730 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए लुपिन बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1665 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो मेटल क्षेत्र से और उसमें हिंद कॉपर। हालांकि स्टॉक F&O बैन में, लेकिन कैश सेगमेंट में हमें लगता है बाय किया जा सकता है। ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है और पूरा मेटल स्पेस ही एक अच्छे मोमेंटम में। हिंद कॉपर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे जो आ सकते हैं वो होना चाहिए करीब 415 418 की तरफ स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 394 के आसपास। और तीसरा स्टॉक कैश सेगमेंट का इंडिगो पेंट्स, ये स्टॉक पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने वीकली एज वेल एज डेली चार्ट पे एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 15 मिनट में एक मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। BTST के टारगेट 1470 1480 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1415 के आसपास। इंडिगो पेंट्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी आज BTST के तौर पे रिकमेंड किया है अभी, और हम एक्सपेक्ट करें कि 1460 1470 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा BTST पॉइंट से। काफ़ी दिनों के बाद इंडिगो पेंट्स किसी के रडार पर आया है। हालांकि ट्रिगर्स भी उसके हैं, डे हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 5.5% के आसपास की तेजी है। हिंद कॉपर, जो कि कॉपर के प्राइसेस हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, $11,000 प्रति टन के ऊपर निकल गई हैं, तो ये भी आपके रडार पर। और ल्यूपिन 3 शेयर राजेश जी की तरफ से। रुचि जी आप बताइए आपके शेयर कौन से हैं BTST के लिए? एक तो सिप्ला में BTST करने की सलाह रहेगी, जहाँ पे स्विंग हाई ब्रेकआउट आया है और नो स्ट्रक्चर भी पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। रीसेंट रिजल्ट के आसपास आई थिंक एक वोलेटाइल फेज ऑलरेडी ये स्टॉक देख चुका है। अब एक ट्रेंडेड अपमूव स्टॉक दिखा सकता है, तो यहाँ से 1415 के नीचे के स्टॉप लॉस तक के सिप्ला में खरीदारी करके जाए
आई थिंक 1480 से लेके 1500 की रेंज आप कल की ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ब्रिटानिया मेरी सेकंड पिक रहेगी, जहां पे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं अगर बीटीएसटी के पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, जहां पे प्राइस अप मूव फॉलोड बाय कंसोलिडेशन। पूरे कंसोलिडेशन में अपने सपोर्ट जो थे स्टॉक में 5050 वो इंटैक्ट रहे। तो यहाँ पे 5100 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह रहेगी और 5350 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिटानिया भी खरीदने की सलाह है रुचित की तरफ से। राजेश जी, मेरे मन में एक चीज़ आ रही थी, कल पावर ग्रिड के नंबर भी हैं, वैसे भी ये सेफ स्टॉक है, डिविडेंड देने वाला ये शेयर है पावर ग्रिड, क्या इसमें बीटीएसटी ना कर लें? 325 का भाव है, कर लें क्या नतीजों से पहले इसको ऐड? बिल्कुल किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश ही है, किया जा सकता है बीटीएसटी। स्टॉप लॉस रखेंगे 319, अपसाइड का टारगेट 335 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो मार्केट कर रहा है आज की क्लोज देखो, बैंक निफ्टी तो था ही लाल निशान में, इसमें कोई दो राय नहीं है, करीब 200 पॉइंट नीचे है, ये बंद हो रहा है। लेकिन निफ्टी को भी धकेल के नीचे ले आया, सेंसेक्स भी धकेल के नीचे ले आया, 121 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में, और निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हो रहा है। अच्छी चीज़ सिर्फ ये है कि 22,500 को बचाने में हम कामयाब हो रहे हैं। बुरी चीज़ क्या है कि कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट मार्केट के अंदर ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ा सावधानी के साथ इस समय ट्रेड करने की ज़रूरत है। मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी सौदा है, आप सिर्फ उस सौदे को सिर्फ बचाओ अभी, और कुछ मत करो। नया ट्रेड, पुराना ट्रेड, ये ट्रेड, वो ट्रेड, बढ़ा दूँ घटा दूँ, ये सब नहीं, बस जो है उसी को थोड़ा सा ठीक करो। अभी वो समय नहीं है कि बाज़ार के अंदर आप एग्रेसिवली कोई बहुत बड़ा काम कर पाओ। देखो, इंस्टीट्यूशनली नहीं कर रहे तो आप क्यों करोगे? एफआईज कहाँ कर रहे हैं, रिटेल्स और डीआईज कहाँ कर रहे हैं? तो आपको इतना क्यों जल्दी है मार्केट में ये 10 दिन के अंदर उछल कूद करने की? थोड़ा शांति रखिए। सेक्टोरियली थीम बेस्ड चीज़ अगर कुछ समझ में आती है और मार्केट के अंदर जो बनता है ना वेव, उसी वेव को अगर राइड कर सकते हो तो ठीक है, और वो आपको ना मार्केट अपने आप ही बता देगा। एक्सपेरिमेंटल ट्रेड नहीं करनी चाहिए अभी। दूसरा, आज की क्लोजिंग अगर आप देख रहे हो एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से ठीक नहीं हुई है, पहला, ठीक है ना, तो आप ये देख रहे होगे थोड़ा विक्स भी बढ़ा हुआ है। मैं विक्स को अब ज़्यादा मान नहीं रहा 25 तक का विक्स को, लेकिन फिर भी बड़ा तो हुआ है। ठीक, आगे बढ़े। आज के जो टॉप गेनर्स आए हैं वो आए हिंडाल्को, कोल इंडिया, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज बढ़ गए हैं। इसमें आप देख रहे हो कि मेटल्स का थोड़ा दबदबा है, और साथ ही कुछ सरकारी कंपनीज आपको दिख रहे होंगे जो कमज़ोर हैं। उसमें नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति है, और इंडसन और आईसीआईसीआई बैंक है। ऑटो और आईटी ने खूब प्रेशर बनाया आज मार्केट को, चलने ही नहीं दिया। ये कुछ एक बड़े शेयरों की सूची थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आप वैसे चेक करना चाहो तो हिंदुस्तान जिंक का दिन बहुत बढ़िया था, आरवीएनएल का दिन अच्छा था, हुडको का दिन अच्छा था, और जो ख़राब दिन था डिलीवरी का, ट्राइडेंट का और नोवामा का था। बहुत शुक्रिया राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। रुचित जैन, थैंक यू वेरी मच। देवर्ष वकील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। और ध्वनि पटेल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।